हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद सादिक फ्रॉम फैदम एकेडमी। आज हम लोग 5 सितंबर को मॉर्निंग सेशन में जो जेई मेन का पेपर हुआ था उसका फिजिक्स का सेक्शन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, a balloon is moving up in air vertically above a point A on the ground. When it is at a height h1, a girl is standing at a distance d from A sees it at an angle 45 degree with respect to the vertical. When the balloon climbs up a further height h2, it is seen at an angle 60 degree with respect to the vertical. If the girl moves further by a distance 2.464 d, then the height h2 is given by. ओके तो इस तरह से ये सिचुएशन है एंड ये एक्चुअली बेसिक मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन होगा ये। सो ये बलून है, बलून h1 हाइट पर जब है तो यहाँ से एक गर्ल उसको 45 डिग्री एंगल पे देख रही है और ये जब कुछ डिस्टेंस और पीछे चली जा रही है और बलून h2 हाइट फर्दर और ऊपर जा रहा है, तब जो एंगल बन रहा है वर्टिकल से बलून को देखने का वो 60 डिग्री है। सो ये फर्दर हाइट h2 कितनी है वो हमें कैलकुलेट करना है। ओके सो यहाँ पर हमें वर्टिकल से एंगल 45 डिग्री दे रखा है, दिस एंगल विल ऑल्सो बी 45 डिग्री। अब ये 45 डिग्री है तो ये दोनों साइड्स इस ट्राइंगल में इक्वल होंगे, दैट मीन्स h1 इज इक्वल टू d, ये मिल गया हमें। दूसरा, ये वाला जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसमें ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री एंड देन इसका हम tan लिखें तो ये है हमारा परपेंडिकुलर विच इज h1 प्लस h2 डिवाइडेड बाई बेस इज d प्लस 2.464 d। ओके सो d और इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3.464 d। ओके दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज इक्वल टू tan 30 एंड tan 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 और √3 की वैल्यू यहाँ पर हम रखें सो ये आ जाएगा 1.732। ओके सो इस नंबर और उस नंबर को अगर हम देखें सो ये इसमें 2 टाइम्स जाएगा। ओके सो अब हमारे पास h1, अब h1 की जगह हम लिख सकते हैं d, सो d प्लस h2 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2d इधर आ जाएगा। ओके सो एक d ये फर्दर और कैंसिल हो जाएगा, सो फाइनली h2 इज इक्वल टू d आ जाएगा। ओके सो h2 इज इक्वल टू d, ये हुआ हमारा आंसर। फर्दर हाइट जो है वो अगेन d के बराबर है। सो ऑप्शन अगर हम देखें सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, in a resonance tube experiment, when the tube is filled with water up to a height of 17 centimeter from bottom, it resonates with a given tuning fork. When the water level is raised, the next resonance with the same tuning fork occurs at a height of 24.5 centimeter. If the velocity of sound in air is 330 meter per second, the tuning fork frequency is. Okay, so यहाँ पर ये पाइप दिया हुआ है और उसके साथ रेजोनेंस का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। तो इस तरह से पाइप में अगर हमने पानी ले रखा है तो ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की तरह से होगा और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में ऑड हार्मोनिक्स जो होती हैं वही पॉसिबल होती हैं। ओके सो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये एक ट्यूनिंग फॉर्क है, उसके साथ ये ऑर्गन पाइप रेजोनेट कर रहा है। सो इसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है, दैट मीन्स कि इस हार्मोनिक में और इस हार्मोनिक में फ्रीक्वेंसीज सेम है, बट जो लेंथ है पाइप की, जो अवेलेबल लेंथ है वो चेंज हो रही है यहाँ पर। तो सक्सेसिव हाइट्स के साथ वाटर लेवल की बात करें या जो अवेलेबल हाइट्स हैं वाटर लेवल चेंज करने पर, तो सक्सेसिव हाइट्स पर जो हमें रेजोनेंस मिल रहा है वो सक्सेसिव हार्मोनिक्स होंगी। जैसे फर्स्ट है तो उसके बाद थर्ड हार्मोनिक, या फिफ्थ है तो उसके बाद सेवेंथ हार्मोनिक, इस तरह से होगी। तो सक्सेसिव हार्मोनिक्स में अगर हम लें यहाँ पर तो सिंप्लिसिटी के लिए हम इसको फर्स्ट हार्मोनिक एंड थर्ड हार्मोनिक लेके कैलकुलेट करेंगे। ये किसी भी सक्सेसिव ऑड मल्टीपल जो होगा उसके लिए ट्रू होगा। सो यहाँ पर हम देखें सो L1 इज इक्वल टू क्या है, लैम्डा बाई 4 है, और L2 इज इक्वल टू यहाँ से देखें सो दैट इज 3 लैम्डा बाई 4 है। ओके सो सक्सेसिव जो वाटर लेवल है या सक्सेसिव हाइट्स है रेजोनेंस के लिए, उनके बीच में अगर हम डिफरेंस देखें L2 माइनस L1, ये कैलकुलेट करेंगे 3 लैम्डा बाई 4 माइनस लैम्डा बाई 4, तो ये आ जाएगा लैम्डा बाई 2। ओके किसी भी हार्मोनिक, किसी भी सक्सेसिव हार्मोनिक्स के लिए हम कैलकुलेट करेंगे सो लेंथ में जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा बाई 2। अच्छा अब ये जो डायग्राम है इसमें हमें लेंथ ना देकर ये वाटर लेवल की हाइट दे रखी है,
सो इनिशियली हाइट h1 है 17 सेंटीमीटर, फिर उसको हम बढ़ा के 24.5 कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन दोनों हाइट्स में जो डिफरेंस होगा, दिस वन, ये दोनों हाइट्स में डिफरेंस है h2 माइनस h1, सो h2 माइनस h1 विल बी इक्वल टू L2 माइनस L1, वो हो जाएगा। और उसकी वैल्यू हमने लिख रखी है लैम्डा बाई 2, दैट मीन्स h2 माइनस h1 will also be lambda by 2. Okay. Further, हमें मालूम है वेव के लिए v is equal to न्यू लैम्डा ये होता है। सो लैम्डा की जगह हम लिख सकते हैं v अपॉन न्यू। सो h2 माइनस h1 इज इक्वल टू v अपॉन 2 न्यू, ये हो जाएगा। और यहाँ से हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। सो फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू v अपॉन 2 टाइम्स h2 माइनस h1, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ रख लेते हैं। जो साउंड है उसकी स्पीड एयर में ये दे रखा है 330 मीटर पर सेकेंड, और 2 और हाइट्स जो हैं वो 24.5 एंड माइनस 17 ये दे रखा है। अच्छा, ये सेंटीमीटर में हाइट्स हैं, तो इसको हम यहाँ पर फैक्टर लगा के इसको मीटर में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। Now, 24.5 minus 17 is 7.5 into 2 will be 15, और ये ऊपर चला जाएगा। So 330 into 100 divided by 15, ये हो जाएगा। ओके, और 15 को इससे हम कैंसिल करें यहाँ पर। So 15 2s are 30 and then again, so 22 टाइम्स इसमें जाएगा, एंड देन ये 100 है। So the final answer is 22 hertz. Okay, so frequency सक्सेसिव हार्मोनिक्स में फ्रीक्वेंसी सेम है, एंड दैट इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क। सो दैट इज इक्वल टू 2200। ऑप्शंस अगर हम देखें, सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, a helicopter rises from rest on the ground vertically upwards with a constant acceleration g. A food packet is dropped from the helicopter when it is at height small h. The time taken by the packet to reach the ground is close to. Okay, सो ये एक हेलीकॉप्टर है, रेस्ट से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और अपवर्ड डायरेक्शन में इसका नेट एक्सेलरेशन जो है उसकी वैल्यू g के बराबर है। ओके, सो जब ये हेलीकॉप्टर h हाइट पर पहुंच रहा है तो वहां से एक फुट पैकेट ड्रॉप किया जा रहा है। अब इस फुट पैकेट की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, दैट विल बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द हेलीकॉप्टर। सो अगर यहाँ पे वेलोसिटी हेलीकॉप्टर की v है, तो इस फुट पैकेट की वेलोसिटी भी v होगी। सो इनिशियली वो फुट पैकेट ऊपर जाएगा, कुछ इस तरह से ये ऊपर जाएगा एंड मैक्सिमम हाइट तक पहुँचेगा, फिर वहाँ से ये नीचे ग्राउंड पर पहुँचेगा। ओके, सो ये फुट पैकेट ग्राउंड तक आने में कितना टाइम ले रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि फुट पैकेट का जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज इक्वल टू h। ओके, और यहाँ पर जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वही है जो हेलीकॉप्टर की है। सो हेलीकॉप्टर के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन g। सो h हाइट पर उसकी स्पीड क्या है, ये हम थर्ड इक्वेशन से निकाल लें। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, u इज 0, सो v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। सो दिस इज ऑल्सो द इनिशियल स्पीड अपवर्ड डायरेक्शन में फुट पैकेट की है। नाउ फुट पैकेट का डिस्प्लेसमेंट हमें मालूम है, उसका एक्सेलरेशन वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें मालूम है, एंड टाइम कैलकुलेट करना है। सो वी कैन अप्लाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज h इज इक्वल टू, अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, और इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम माइनस लेंगे, माइनस ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ये हो जाएगा। u की जगह हम लिखेंगे माइनस 2gh इंटू टी प्लस हाफ gt स्क्वायर, ये हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू h। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सब एक तरफ ले लेते हैं। सो हाफ gt स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2gh इंटू टी, एंड देन दिस इज ऑल्सो माइनस h इज इक्वल टू 0। नाउ यू कैन सी दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन t। ओके, सो यहाँ पर हम फॉर्मूला अगर लगाएंगे t की वैल्यू के लिए, दैट विल बी माइनस b, दैट इज अंडर रूट 2gh प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 2gh माइनस 4ac। ओके, सो 4 इंटू हाफ g करेंगे तो ये 2g बचेगा, इंटू माइनस h करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, सो प्लस 4gh ये बचेगा, डिवाइडेड बाई 2a। सो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ g बचेगा यहाँ पर। ओके, सो सॉरी ये 4 नहीं आएगा यहाँ पर, b स्क्वायर माइनस 4ac।
सो 4a जब हम यहाँ पे करेंगे तो 2g बचेगा, सो प्लस 2gh यहाँ पर होगा, नॉट 4। ओके, सो ये हो गया 4gh और ये 2gh, gh अंडर रूट जो है उसको हम कॉमन कर सकते हैं, अंडर रूट gh इसको हमने कॉमन कर लिया, डिवाइडेड बाई g ये पहले से ही है, एंड देन हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ बचेगा अंडर रूट 2 और ये हो जाएगा जस्ट 2, सो अंडर रूट 2 प्लस 2 ये आ जाएगा। एंड फर्दर g को हम कैंसिल कर दें यहाँ से, तो ये हो जाएगा अंडर रूट h ओवर g, एंड यहाँ पर रूट 2 की वैल्यू रखें 1.4 एंड प्लस 2 दैट विल बी 3.4। ओके, सो जो फूड पैकेट का टाइम है, टाइम टू रीच द ग्राउंड, दैट इज दिस। एंड ऑप्शंस अगर हम देखें, सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, activities of 3 radioactive substances A, B and C are represented by curves A, B and C in the figure, then their half lives are in the ratio। ओके, सो इस तरह से यहाँ पर एक्टिविटी और टाइम के बीच में रेशियो दिया है, और एक्टिविटी जो एक्सिस पे लिया वो ln लिया है, लॉग ऑफ एक्टिविटी है। सो एक्टिविटी का जो एक्सप्रेशन होता है दैट इज इक्वल टू आर नॉट ई रेस टू द पावर माइनस लैम्डा टी, ये होता है। अब यहाँ पे दोनों तरफ हम लॉग लें, नेचुरल लॉग, सो दिस इज ln r एंड ये प्रोडक्ट है तो स्प्लिट हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसको पहले लिख लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस लैम्डा एंड देन प्लस, सॉरी माइनस लैम्डा टी एंड देन प्लस ln r नॉट, ये हो जाएगा। सो ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है और ये वेरिएबल है, सो उसका जो कोफिशिएंट है ये हो जाएगा स्लोप। तो स्लोप की वैल्यू अगर हम देखें यहाँ पर दैट इज इक्वल टू लैम्डा, और ये है हमारा वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट। ओके, सो फर्दर हाफ लाइफ जो है, हाफ लाइफ उसको हम कैसे लिखते हैं, ln2 अपॉन लैम्डा। अलग अलग एलिमेंट्स की हम बात करेंगे तो ln2 सबके लिए कांस्टेंट है, दैट मीन्स हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डीके कांस्टेंट। ओके, सो यहाँ पर अब इस कर्व में हम देखें और वहाँ से हम तीनों सब्सटेंसेस की हाफ लाइफ उसका हम रेशियो लें, सो टी हाफ ऑफ ए इज टू टी हाफ ऑफ बी इज टू टी हाफ ऑफ सी, दैट विल बी इक्वल टू सिंपली द रेशियो ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ लैम्डा। सो ए के लिए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा, सो लैम्डा इज स्लोप, यू रिमेंबर। सो यहाँ पर स्लोप क्या है, 6/10 फॉर ए, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 10/6 इज टू। बी के लिए स्लोप क्या है 6/5, सो द रेसिप्रोकल इज 5/6 इज टू। सी के लिए 2/5 स्लोप है, सो रेसिप्रोकल इज 5/2। ओके, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं पूरे ये तीनों को, इन सब में हम 5 से अगर डिवाइड करें, सो यहाँ पे बचेगा ये 2 अपॉन 6 इज टू, दिस इज 5 से डिवाइड कर रहे हैं, सो ये हो जाएगा 1/6 एंड देन ये हो जाएगा 1/2। ओके, फर्दर इसको हम सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दें सारे नंबर्स को, तो यहाँ पे बचेगा ओनली 2, यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे 6/2, सो ये हो जाएगा 3। ओके, सो रेशियो फाइनल जो आएगा दैट विल बी 2:1:3। सो 2:1:3 ये आएगा रेशियो एक्टिविटी, सॉरी हाफ लाइफ का तीनों सब्सटेंसेस के रेशियो है। सो ऑप्शंस अगर हम देखें, सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a hollow spherical shell at outer radius capital R floats just submerged under the water surface. The inner radius of the shell is small r. If the specific gravity of shell material is 27/8 with respect to water, the value of small r is। Okay, so इस तरह से एक hollow shell हमें दी हुई है और उसकी इनर रेडियस स्मॉल आर, कैपिटल आउटर रेडियस कैपिटल आर है, और वो जस्ट बिलो द वाटर सरफेस है, मतलब कंप्लीटली इनसाइड द लिक्विड है। सो यहाँ पर स्मॉल आर की वैल्यू हमें बताना है। अब यहाँ पर ये कंप्लीटली इनसाइड द लिक्विड है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इस पे वैसे भी अगर ये फ्लोट करेगा तो हम क्या लिख सकते हैं कि इस पे जो बाइंड फोर्स लग रहा है दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द हॉलो स्फीयर। अच्छा, अब यहाँ पर जो हम हॉलो स्फीयर का वेट लेंगे तो उसमें उसके मटेरियल का वेट आएगा, दिस पार्ट, द मटेरियल, द सॉलिड मटेरियल, दैट इज जो मैटर उसकी थिकनेस में है उसका वेट आएगा, प्लस बीच में जो एयर उसके अंदर होगी हॉलो पोर्शन में उसका भी वेट होगा। बट यू शुड नो एयर का जो वेट होगा वो उसके सॉलिड मटेरियल के कंपैरिजन में बहुत कम है। सो यहाँ पर एयर को हम इग्नोर कर सकते हैं। देन वी कैन राइट बाइंड फोर्स
is equal to weight of the material, of the matter inside the thickness of the hollow sphere. Now बाइंड फोर्स हम कैसे लिख सकते हैं? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड. अब इसका पूरा जो वॉल्यूम है कैपिटल आर रेडियस वाला, वो इनसाइड द लिक्विड है, तो इसने कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया होगा? दैट विल बी इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब. इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू स्मॉल जी. दिस इज वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड. दैट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. अब इसका हम मास कैसे लिख सकते हैं? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम अगर हम वहाँ से लिखें, सो डेंसिटी ऑफ द मटीरियल एंड इनटू वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या हो जाएगा? अब उसका जो मैटर है, ये जो थिकनेस में जो मैटर है, सिर्फ उसका वॉल्यूम लेना है, तो उसको हम क्या करेंगे? आउटर सरफेस का वॉल्यूम माइनस इनर सरफेस का वॉल्यूम, वो हम निकाल देंगे उसमें से. सो ये हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इनटू जी. ओके, सो ये जी दोनों तरफ से कैंसिल हो गया. फॉर द 4/3 पाई ये भी कैंसिल हो जाएगा. सो यहाँ से कैपिटल आर क्यूब विल बी इक्वल टू, इसको यहाँ डिवाइड कर दें, रो अपॉन रो वाटर इज इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, ये बचेगा. ओके, एंड ये चीज़ क्या हो जाएगी? स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मटीरियल ऑफ हॉलो स्फीयर. और क्वेश्चन में ये दे रखा है 27/8 इनटू कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब. अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. दिस इज 8 कैपिटल आर क्यूब is equal to 27 capital R cube minus 27 small r cube. ये हो जाएगा. एंड इसको 27 को इधर लेकर आए, सो ये हो जाएगा प्लस 27 r cube is equal to 27 minus 8, that will be equal to 19 times capital R cube. ये हो जाएगा. एंड अब इधर दोनों तरफ हम क्यूब रूट ले लें, सो स्मॉल r will be equal to 19 raised to the power 1/3 अपॉन 27, उसका क्यूब रूट हो जाएगा 3 इंटू कैपिटल आर, ये आ जाएगा. तो ये हमारा आंसर है. बट ऑप्शंस अगर हम देखें, सो ऑप्शन में इस तरह से नहीं लिखा हुआ है. ऑप्शन में दो ऑप्शन, उसमें नीचे 9 है, तो इसको थोड़ा सा हम देखते हैं. 19 रेज़ टू द पावर 1/3 जो है, इसकी वैल्यू आएगी 2.668. सो ये 19 की जो वैल्यू आती है, ये है 2.668 अपॉन 3 इंटू कैपिटल आर. अब इसको नीचे हम 9 बनाना है, सो ऊपर 3 से हम मल्टीप्लाई करें, सो 2.66 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये हो जाएगा 8.005 अपॉन 3, सॉरी 3 से हमने मल्टीप्लाई किया, सो नीचे 9 हो जाएगा इंटू आर. ओके, सो अप्रॉक्सीमेटली या क्लोज टू रेशियो जो आएगा, दैट विल बी 8/9 इंटू आर, ये आएगा. सो ये है इनर रेडियस, उसकी वैल्यू. सो ऑप्शंस अगर हम देखें, सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3 different processes that can occur in an ideal monatomic gas are shown in the PV diagram. The paths are labeled as A to B, A to C and A to D. The change in internal energies during these processes are taken as EAB, EAC and EAD, and the work done as WAB, WAC and WAD. The correct relation between these parameters are. Okay, so PV डायग्राम दिया हुआ है और इस डायग्राम पर 3 प्रोसेसेस इंडिकेट किए जा रहे हैं. एंड हमें एक चीज़ ये दिख रही है कि पहला प्रोसेस है A से B, दूसरा A to C एंड तीसरा A to D है. अब तीनों ही प्रोसेसेस में जो चेंज है टेम्परेचर में, A से B में टेम्परेचर चेंज क्या है? T1 माइनस T2. A to C में भी T1 माइनस T2 है. दोनों जो इनिशियली गैस की स्टेट T2 आइसोथर्म पर है और फाइनली वो T1 आइसोथर्म पर है. सो चेंज इन टेम्परेचर फॉर ऑल द 3 प्रोसेसेस इज सेम. अगर टेम्परेचर चेंज सेम है तो फिर इंटरनल एनर्जी भी तीनों प्रोसेसेस में सेम चेंज होगी. सो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? AB प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में चेंज इज इक्वल टू change in AC process and that is equal to change in AD process, ये हो जाएगा. एंड वर्क डन की हम बात करें, सो A से B तक ये क्या है? एक्सपेंशन. एक्सपेंशन के केस में वर्क डन पॉजिटिव होगा. सो WAB इज पॉजिटिव एंड A to C में या ये यहाँ पर कोई वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है
ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर वो प्रोसेस हो रहा है। सो यहाँ पर नो चेंज इन वॉल्यूम, दैट मीन्स नो वर्क डन, बिकॉज यू नो वर्क डन क्या होता है, P डेल्टा V, इस तरह से लिखा जाता है। दैट मीन्स कि अगर यहाँ पर वॉल्यूम चेंज जो भी होगा उसी के अकॉर्डिंग वर्क डन होता है। अगर वॉल्यूम चेंज पॉजिटिव है, एक्सपेंशन है, तो वर्क डन पॉजिटिव है, एंड कंप्रेशन है, वॉल्यूम चेंज नेगेटिव है, सो दैट इज नेगेटिव वर्क डन। ओके, सो WAC जो होगा वो हो जाएगा 0, एंड AD प्रोसेस में अगर हम देखें तो इसका जो प्रोसेस की लाइन है वो AC से लेफ्ट में जा रही है, दैट मीन्स कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। सो AC में कंप्रेशन की बात है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सॉरी, AC नहीं, AD में वर्क डन विल बी नेगेटिव। सो ये है रिलेशंस एनर्जी और वर्क डन में। सो ऑप्शंस अगर हम देखें, सो अब इसमें ऑप्शन में थोड़ी एक चीज़ देख लीजिए, ये मिस्टेक है, ये हमारे एंड से मिस्टेक है, ओरिजिनल पेपर में ऐसा नहीं है। ऑप्शन 1 में इंटरनल एनर्जीज आर इक्वल, WAB पॉजिटिव, WAC 0 एंड WAD भी पॉजिटिव हो गया है, एक्चुअली इट शुड बी नेगेटिव। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, उसको आप WAD जो है उसको नेगेटिव कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, a solid sphere of radius capital R carries a charge q plus small q distributed uniformly over its volume. A very small point-like piece of its mass of mass small m gets detached from the bottom of the sphere and falls down vertically under gravity. This piece carries charge small q. If it acquires a speed v when it has fallen through a vertical height y, then v का जो एक्सप्रेशन होगा वो हमें बताना है। ओके, सो इस तरह से ये सिचुएशन दी हुई है, ये एक सॉलिड स्फीयर है और इस पर इनिशियली टोटल चार्ज q प्लस स्मॉल q है, बट स्मॉल q वहाँ से डिटैच हो जा रहा है और वो ग्रेविटी के अंदर नीचे गिर रहा है। y हाइट नीचे गिरने के बाद उसकी स्पीड v है, तो इस v का एक्सप्रेशन क्या होगा वो हमें बताना है। ओके, सो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये तीनों एनर्जीज होंगी। सो इनिशियल स्टेट में क्या है, ये रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, सो काइनेटिक एनर्जी विल बी 0 और इसको हम ले लेते हैं अपना 0 पोटेंशियल एनर्जी लेवल। ठीक, यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसको हम 0 ले लें, तो इस हाइट पर इसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हो जाएगी mgy। ओके, सो mgy इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फर्दर इसकी भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी इस रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, बट इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रही। जो भी इसकी एनर्जी हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू के बाद फाइनल जो एक्सप्रेशन होगा उसमें भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी वही सेम होगी। तो इधर जो भी वैल्यू लिखी जाएगी दूसरी तरफ भी वही वैल्यू आएगी एंड वो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे। सो इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखने से कोई फायदा नहीं है, वी कैन स्किप। फर्दर इसकी काइनेटिक एनर्जी तो 0 है एंड इस सिस्टम की Q प्लस कैपिटल Q जो सिस्टम है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो ये इसके सरफेस पर है स्मॉल q, देन इसके और जो टोटल चार्ज कैपिटल Q हो उसके बीच की डिस्टेंस इफेक्टिवली क्या ली जाएगी, रेडियस। सो उस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन कैपिटल R। सो इनिशियल स्टेट में ये है टोटल मैकेनिकल एनर्जी एंड फाइनली ये पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है बट देयर इज सम काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², और इस पार्टिकल की जो चार्ज पार्टिकल है उसकी पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्फीयर के साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा K Q स्मॉल q अपॉन, अब जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी y प्लस r। ओके, ना इस चीज़ को हम क्या करें, इसको इधर लेकर आए, सो mgy प्लस हम कुछ चीज़ें कॉमन कर सकते हैं, K Q स्मॉल q इसको कॉमन कर लें, सो K Q स्मॉल q, देन हमारे पास बचा इधर 1/r माइनस 1/y प्लस r इज इक्वल टू हाफ mv², ये हो गया। एंड अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें या पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और पूरे इक्वेशन को m से डिवाइड कर दें, तो इधर सिर्फ v² बचेगा। सो दिस v² इज इक्वल टू, पूरे को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो ये हो जाएगा, अच्छा m से डिवाइड भी कर रहे हैं तो यहाँ पर m कैंसिल हो जाएगा और 2gy हो जाएगा, दिस इज 2gy, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो प्लस 2k q स्मॉल q अपॉन m से डिवाइड कर रहे हैं इनटू, इसको सिंप्लीफाई करें सो ये हो जाएगा y प्लस r
माइनस आर, तो सिर्फ y बचा अपॉन आर प्लस आर इंटू आर प्लस वाई, ये हो जाएगा। ओके, अब इन दोनों में से जो कॉमन है उसको हम बाहर कर लें, 2y एंड 2y, ये दोनों टर्म्स दोनों में कॉमन है। सो 2y इंटू क्या बचेगा हमारे पास, इसको पहले लिख लेते हैं, k की वैल्यू हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सो दिस बिकम्स q स्मॉल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड देन स्मॉल m, और ये y हमने कॉमन कर लिया, सो यहाँ पे नीचे बचेगा r इंटू आर प्लस वाई, एंड 2y यहाँ से कॉमन कर लिया तो ये बचेगा सिर्फ g। ओके, सो ये हुआ v स्क्वायर, एंड ऑप्शंस में हमें v स्क्वायर का ही एक्सप्रेशन दिया हुआ है, सो v स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, एंड ऑप्शंस अगर हम देखें सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, विथ इंक्रीजिंग बायसिंग वोल्टेज ऑफ अ फोटोडायोड द फोटो करंट मैग्नीट्यूड, तो फोटोडायोड के से रिलेटेड है ये। सो फोटोडायोड क्या होता है, सिंपली एक पीएन जंक्शन डायोड होता है और थोड़ा सा उसमें डिज़ाइन मॉडिफाइड होती है। सो पीएन जंक्शन डायोड है और इसको हम रिवर्स बाइस में यूज़ करते हैं, एंड देन जो जंक्शन रीजन होता है, ये जो डिप्लीशन रीजन होता है, उस पर फोटॉन्स इंसिडेंट होते हैं, जो भी रेडिएशन आ रहा है जिसको डिटेक्ट करना होता है हमें, सो वो रेडिएशन इंसिडेंट होते हैं, उसकी वजह से EH पेयर क्रिएट होता है और वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं, एंड देन एक एडिशनल करंट सर्किट में फ्लो करती है। सो यहाँ पर हमें उसकी बात नहीं करना, हमें इस बायसिंग की बात करना है। सो सिंपली एक रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन डायोड का बिहेवियर क्या होगा बिफोर ब्रेकडाउन। सो ब्रेकडाउन से पहले क्या होता है कि जब हम बायसिंग बढ़ाएंगे रिवर्स में तो इनिशियली करंट बढ़ेगी, बहुत कम होगी माइक्रो एम्पियर ऑर्डर की, बट वो इनिशियली बढ़ेगी एंड देन सैचुरेट हो जाएगी। ओके, सो ऑप्शंस अगर हम देखें, सो ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है हमें, इंक्रीजेस इनिशियली एंड सैचुरेट्स फाइनली, सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, फॉर अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ f द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस u एंड v रिस्पेक्टिवली फ्रॉम इट्स पोल कैन बी बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय। सो हमें यहाँ पर यू कैन सी 4 इस तरह से u और v के बीच में ग्राफ्स दिए हुए हैं, और उन्हीं ग्राफ के साथ में एक रेफरेंस लाइन दी हुई है, दैट इज u इज इक्वल टू v। ओके, सो एक हाइपोथेटिकल रेफरेंस लाइन u इज इक्वल टू v हमें दी हुई है। सो हमें बताना है कौन सा ग्राफ है मोस्ट अप्रोप्रिएट है कॉनकेव लेंस, ऑफ कोर्स ये है कॉनकेव लेंस के लिए। ओके, सो कॉनकेव लेंस में इमेज फॉर्मेशन जो होती है उसका थोड़ा सा समझ लेते हैं हम, कि ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर होता है तो इमेज फोकस पे बनती है, और जैसे ही ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से थोड़ा सा आगे आता है फाइनाइट डिस्टेंस पर, तो इमेज जो बनती है वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनती है। दैट मीन्स कि जो इमेज बनेगी वो हमेशा या तो फोकस पर होगी या फिर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगी, फोकस के बियॉन्ड इमेज नहीं जाएगी, और इमेज हमेशा उधर बनती है जिधर ऑब्जेक्ट रखा होता है, दूसरी साइड में नहीं बनती है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है इमेज। ओके, सो इमेज इज नॉट गोइंग टू बी बियॉन्ड द फोकल लेंथ। फर्दर ओके, सो एक चीज हमने यहाँ पर देख ली कि जब u इन्फिनिटी है देन v की वैल्यू क्या आएगी, f के इक्वल आएगी। दूसरी चीज़, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा लेंस फॉर्मूला जो होता है उससे एक चीज़ देख लेते हैं। सो लेंस फॉर्मूला जो होगा दैट इज़ 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये होगा। एंड पर्टिकुलर साइन के साथ वैल्यूज़ की बात करें तो u will always be negative, v will also be negative, and f की जो वैल्यू होगी वो भी नेगेटिव होगी। सो तीनों ही साइन नेगेटिव आएगा, दैट मीन्स सब नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, फिर दोबारा से यही हमें एक्सप्रेशन मिलेगा। ओके, सो ये वाला एक्सप्रेशन जो है वैल्यूज साइन के साथ रखी गई हैं, एंड देन यही एक्सप्रेशन होगा। सो यहाँ से हम v की वैल्यू निकालें, 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, एंड इसको हम सिंप्लीफाई करें, सो ये हो जाएगा u प्लस f अपॉन u into f, then v is equal to u into f upon u plus f, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर जो रेफरेंस लाइन दी हुई है u is equal to v, सो वो देखते हैं कि वो कब होगा, u और v कब बराबर होंगे। सो यहाँ पर if u is equal to v, सो ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल कर रहे हैं हम। सो क्या बचेगा हमारे पास, u प्लस f इज इक्वल टू f, दैट मीन्स u इज इक्वल टू 0। ठीक, सो u और v सिर्फ और सिर्फ तभी बराबर होंगे जब u 0 है। अच्छा, u अगर 0 है सो v की वैल्यू भी 0 आएगी। ओके, सो u और v के बीच में जो कर्व होगा वो u इज इक्वल टू v लाइन को सिर्फ एक जगह टच करेगा, एंड दैट पॉइंट इज 0 0।
u and v both are 0. सो उसका मतलब कि जब u बहुत पास में है, ऑब्जेक्ट बहुत पास में है लेंस के, सो इमेज भी बहुत पास में बनेगी, ऑलमोस्ट 0 डिस्टेंस होगी u और v दोनों की. So the UV graph will touch the line u is equal to v only once and at the origin. Further, दूसरी जो हमारे पास और इन्फॉर्मेशन पहले हमने बताया कि u जब इन्फिनिटी होगा तो v f के बराबर होगी. अब हम ग्राफ्स को ध्यान से देखें. सो आप ग्राफ देखिए. ग्राफ नंबर 1 में u इज इक्वल टू v लाइन जो है वो कर्व को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है. सो वो ऑप्शन नहीं हो सकता. दूसरा ऑप्शन जो है उसमें भी u इज इक्वल टू v लाइन जो है वो कर्व को 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है. एंड थर्ड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि v की वैल्यू जो है वो f से ज़्यादा दे रखी है, विच इज़ नॉट पॉसिबल. एंड फोर्थ ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि u इज इक्वल टू v लाइन जो है वो कर्व को एक ही जगह टच कर रही है ओरिजिन पर, एंड देन जब u टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो जो v की वैल्यू आएगी वो टेंडिंग टू f आएगी. सो ऑप्शन नंबर 4, ग्राफ 4 इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन. दैट इज योर आंसर. अगला क्वेश्चन हमारा है, an electrical power line having a total resistance of 2 ohm delivers 1 kilowatt at 220 volt. The efficiency of the transmission line is approximately. Okay, तो इस तरह से एक ट्रांसमिशन लाइन है और उसका जो रेजिस्टेंस है टोटल वो 2 ओम है, और ये इस लाइन के थ्रू जो एंड जहाँ पर हम डिलीवरी कर रहे हैं पावर की, सो वो पावर पहुँच रहा है 1 किलोवाट एट 220 वोल्ट. ओके, सो ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है. अब यहाँ पे पावर डिलीवर हो रहा है 1 किलोवाट 220 वोल्ट पर. सो यहाँ पर करंट कितनी है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड वही करंट ट्रांसमिशन लाइन से भी पास हो रही है. सो वी नो पावर इज इक्वल टू v इंटू आई, देन I विल बी इक्वल टू P अपॉन v. ये हो जाएगा, P की वैल्यू है 1 किलोवाट, दैट इज 1000 अपॉन 220. सो करंट इज इक्वल टू 100 अपॉन 22 एम्पियर. ये हो जाएगी, एंड वही करंट ट्रांसमिशन लाइन से पास हो रही है, तो ट्रांसमिशन लाइन पर कितना पावर लॉस है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. सो पावर लॉस इज इक्वल टू, से दिस इज P डैश, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R. उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं. I स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा 10,000 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 22, एंड देन रेजिस्टेंस इज 2 ओम. ओके, सो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू हमारी आती है अप्रॉक्सीमेटली, दिस इज इक्वल टू 41.32 वाट ये आएगी. सो इतना पावर लॉस ट्रांसमिशन लाइन में ही हो जा रहा है. दैट मीन्स कि यहाँ से जो पावर हमने डिलीवर किया था, जो जहाँ पे जनरेशन हो रहा है, वहाँ से जो पावर चला था वो था 1000 प्लस 41.32, एंड एक्चुअली पावर पहुँच कितना रहा है 1000. सो एफिशिएंसी अगर हम कैलकुलेट करें, एफिशिएंसी एटा इज विल बी 1000, इतना पावर डिलीवर हो रहा है, और जो पावर चला था जनरेशन हाउस से दैट वाज 1000 प्लस 41, सो दिस इज 1041.32. ओके, एंड इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे, सो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, देन एफिशिएंसी इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 1000 है, ये 1000 से थोड़ा ज़्यादा है बट स्लाइटली ज़्यादा है, तो जो परसेंटेज आएगा वो स्लाइटली लेस देन 100 आएगा. ओके, फर्दर इसको अगर आप कैलकुलेट करें, सो जो कैलकुलेशन है वो आएगी अप्रॉक्सीमेटली 96%. So the efficiency of the transmission line is 96%, and options अगर हम देखें, so option number 2 is the correct answer. Next question हमारा है, assume that the displacement of air is proportional to the pressure difference delta P created by sound wave. Displacement S further depends on the speed of sound, density of air and the frequency. और यहाँ पर हमें वैल्यूज़ दे रखी हैं, जो प्रेशर वेरिएशन है, स्पीड, डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, इन सब की वैल्यूज़ दे रखी है. देन S will be the order of. ओके, सो S की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करना है. सो हमें क्या दिया हुआ है कि इस जो डिस्प्लेसमेंट है एयर पार्टिकल्स का जब साउंड प्रोपगेशन हो रहा है तो वो प्रेशर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है, एंड उसके साथ में दिया हुआ है कि फर्दर वो स्पीड, डेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी इस पर डिपेंड कर रहा है. ओके, सो डिपेंडेंस कैसी है एक्चुअली वो हमें नहीं दिया हुआ है. सो डिस्प्लेसमेंट ये प्रेशर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है ऐसा दिया हुआ है, एंड स्पीड
पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर स्पीड की पावर, वो डिपेंडेंस कैसी होगी, डायमेंशन क्या होगी, उसके लिए हम क्या ले लें, अपनी तरफ से ए ले लेते हैं। सो डायमेंशन एनालिसिस का जो मेथड होता है डिफरेंट क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन डिराइव करने का, उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो वी डोंट नो स्पीड पर कैसे डिपेंड कर रहा है। सो लेट अस अस्यूम स्पीड टू द पावर ए एंड देन डेंसिटी टू द पावर बी एंड फ्रीक्वेंसी टू द पावर सी। ओके, और इस तरह से यहाँ पर एक मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट आता है क्वेश्चन में, उसकी वैल्यू कह रहे हैं कि उसकी वैल्यू 1 लेना है। ओके, सो ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन और एक्सप्रेशन। अब हम यहाँ पर क्या करें, दोनों तरफ डायमेंशनल फॉर्मूले लिख लेते हैं। दिस इज डिस्प्लेसमेंट विच इज m0 L T0, दिस इज प्रेशर विच इज ml-1 T-2, एंड ये है स्पीड Lt-1 टू द पावर a, दिस इज डेंसिटी ml-3 टू द पावर b, एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी T-1 टू द पावर c। ओके, सो अब नॉन डायमेंशंस वाले जो है उसको एक तरफ रखते हैं और नॉन डायमेंशंस वाले एक तरफ ले लेते हैं। ये m है, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर आएगा, फिर ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, यहाँ 0 है ऑलरेडी, सो दिस इज -1। सिमिलरली ये l-1 इधर आएगा, फिर ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, सो टोटल l स्क्वायर हो गया यहाँ, एंड ये -2 ऊपर जाएगा तो ये भी हो जाएगा +2 इज इक्वल टू, इधर पावर्स हम कलेक्ट कर लेते हैं, m रेस्ट टू द पावर b एंड l रेस्ट टू द पावर a -3b, ये हो जाएगा। सो l रेस्ट टू द पावर a -3b, ओके, a -3b एंड t रेस्ट टू द पावर -a एंड -c, ये हो जाएगा। अब हम दोनों तरफ डायमेंशंस कंपेयर करें तो b की वैल्यू -1 है, ये तो डायरेक्टली हमें मिल गया, एंड a -3b इसकी वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 2, और b की वैल्यू हमने -1 निकाली है, -1 यहाँ रखेंगे, ये हो जाएगा +3, सॉरी यस +3, एंड उधर ले जाएंगे तो -3, सो 2 - 3 इज -1, सो a इज ऑल्सो -1। ओके, एंड इसका हम देखेंगे, सो -a c इज इक्वल टू +2, एंड a की वैल्यू हमारे पास है -1, सो ये हो गया +1, और इसको उस तरफ ले जाएंगे, सो वो हो जाएगा -1, सो 2 - 1 इज 1, -c इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स c इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू -1, ये आ गया। सो यहाँ पर इन तीनों की जो पावर है दैट इज इक्वल टू -1, सो जो एक्सप्रेशन बना डिस्प्लेसमेंट का वो हो जाएगा डेल्टा p अपॉन v रो एंड f, ऐसा बनेगा। अब हमें जो वैल्यूज दे रखी हैं उसको हम यहाँ पर यूज करते हैं। सो डेल्टा p उसकी वैल्यू दे रखा है 10 पास्कल, स्पीड इज 300 मीटर पर सेकेंड, एंड डेंसिटी इज 1 kg पर मीटर क्यूब, एंड फ्रीक्वेंसी इज 1000 हर्ट्ज, ये दे रखा है। ओके, दिस इज, ये जो आएगी वैल्यू ये आएगी मीटर में, और ऑप्शंस जो है वो मिलीमीटर में दिए हुए हैं। सो ऊपर हम 1000 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा मिलीमीटर, सो 1000 नीचे भी है, कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास बचेगा 10/300, दैट मीन्स 1/30, ओके, 1/30 मिलीमीटर, ये आएगा डिस्प्लेसमेंट। बट ऑप्शंस अगर हम देखें, सो ऑप्शन में हमें डिफरेंट तरह से दिया हुआ है, तो उसको हम देखते हैं। यहाँ पर 1/30 इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आएगा 0.03, और ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 2 जो है वो दिया हुआ है 3/100, और उसको अगर हम कैलकुलेट करें सो वो भी आएगा 0.03। उसके आगे भी डिजिट्स होंगे बट अप्रॉक्सीमेटली दोनों नंबर्स इक्वल हैं, तो इसको अप्रॉक्सीमेटली हम क्या लिख सकते हैं, 3/100 मिलीमीटर, इस तरह से लिख सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, assume no a bullet of mass 5 gram traveling with a speed of 210 meter per second strikes a fixed wooden target. 1/2 of its kinetic energy is converted into heat. Okay, 1/2 of its kinetic energy is converted into heat in the bullet, while the other half is converted into heat in the wood. The rise of temperature of the bullet if specific heat of its material is 0.03 calorie per gram per degree Celsius. ओके, सो इस तरह से हमें दिया हुआ है, बुलेट है, मास m है, से स्पीड उसकी दे रखी है,
और वो एक वुडन ब्लॉक के अंदर पेनिट्रेट करके उसके अंदर रुक जा रही है। सो यहाँ पर जो एनर्जी लॉस हो रहा है, जो काइनेटिक एनर्जी बुलेट की थी, तो उसका जो लॉस है उसमें से आधा लॉस बुलेट के अंदर हीट में कन्वर्ट हुआ है और आधा वुडन में हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। सो उस हीट की वजह से जो टेम्परेचर राइज करेगा बुलेट का, वो हमें कैलकुलेट करना है। सो हम टेम्परेचर राइज या हीट ट्रांसफर के केस में क्या लिखते हैं, एम एस डेल्टा टी। ठीक है, अब यहाँ पर Q जो है वो है हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। ओके, इस तरह से हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। अब हम यहाँ से m दोनों तरफ से कैंसिल कर सकते हैं एंड देन ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 4 और हमें डेल्टा टी चाहिए तो s को यहाँ लिख लेते हैं, दिस इज इक्वल टू डेल्टा टी। अब हम वैल्यूज रख लेते हैं इसकी। सो डेल्टा टी इज इक्वल टू v स्क्वायर और वैल्यू दे रखी है स्पीड की 210, सो इंटू 210 डिवाइडेड बाय 4 एंड देन s जो है वो हमें दे रखा है 0.03 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ओके, सो 0.03 ये कैलोरी में है और कैलोरी को हम जूल में कन्वर्ट करें सो 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे और पर ग्राम में वैल्यू दे रखी है। सो यहाँ पर इसमें नीचे हम 10⁻³ उसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए -3 से डिवाइड करेंगे, सो वो -3 ऊपर पहुँच जाएगा। ओके, सो इसको हमें सॉल्व करना है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस डेसिमल को मूव कराएंगे और यहाँ पर 1, तो ऊपर हम क्या कर सकते हैं, ऊपर 3 0 हम बढ़ाएंगे, मतलब नीचे हम 1000 से और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करें तो ये 3 हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इससे कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स कि फर्दर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 21 इंटू 21 और ये दोनों अलग से लिख लेते हैं 100 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 42 और जो हमने मल्टीप्लाई किया है वो 10⁻³ से कैंसिल हो जाएगा। ना इसको हम क्या कर सकते हैं, ये 2 टाइम्स हो जाएगा एंड सो हमारे पास ये बचेगा 2100 अपॉन 4 3 12 इंटू 2 24। ओके, सो 2100 अपॉन 24 इसको अगर हम कैलकुलेट करें सो ये आएगा 87.5 since this is rise in temperature, so 87.5 degree Celsius. So options अगर हम देखें so option number 2 is the correct answer. अगला क्वेश्चन है, number of molecules in a volume of 4 cm³ of a perfect monatomic gas at some temperature T and a pressure of 2 cm of mercury is close to. Okay? और यहाँ पर हमें mean kinetic energy of a molecule at temperature T ये दिया हुआ है। एक मोनोटॉमिक गैस की मीन काइनेटिक एनर्जी एक सिंगल मॉलिक्यूल की क्या होती है, सिंगल मॉलिक्यूल की होती है 3/2 kT, K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड एक मोल के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। इसमें अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, अवोगाड्रो नंबर इनटू दिस कांस्टेंट बिकम्स R। ओके, सो फॉर 1 मोल दिस U इज इक्वल टू 3/2 RT ये हो जाएगा। हमें एक मॉलिक्यूल की दे रखी है, एक मॉलिक्यूल की जो मेन काइनेटिक एनर्जी दे रखी है दैट इज 4 इंटू 10⁻⁻14 इस तरह से दिया हुआ है और इसमें हम अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 1 मोल की मेन काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू 3/2 RT। यहाँ से RT अगर हम कैलकुलेट करें ये हो जाएगा 8/3 इंटू 10⁻⁻14 टाइम्स द अवोगाड्रो नंबर एंड हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। उसके लिए हम आइडियल गैस रिलेशन जो होगा उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, PV इज इक्वल टू nRT एंड प्रेशर जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। 2 सेंटीमीटर या हाइट के करस्पॉन्डिंग प्रेशर इज ρGH। मरकरी के लिए जो डेंसिटी है दैट इज 13.6 विथ CGS यूनिट्स एंड G की वैल्यू CGS में 980 एंड H जो है वो 2 सेंटीमीटर है। फर्दर दिस वॉल्यूम इज 4 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर। ओके, एंड RT की वैल्यू ये हमने ऊपर लिख रखा है, 8/3 इंटू 10⁻⁻14 टाइम्स अवोगाड्रो नंबर। ये अवोगाड्रो नंबर कैंसिल हो गया दोनों तरफ से। देन n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13.6 इंटू
13.6 इंटू 980 इंटू 2 4 ज़ा 8 इंटू 3, ये हो जाएगा 24. सो 24 डिवाइडेड बाई 8, या फिर हम एक काम कर सकते हैं 8 और ये 2 4 ज़ा 8 ये कैंसिल हो जाएगा. सो सिर्फ 3 यहाँ पे बचेगा. सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ओनली 3. ठीक है, बाकी ये नीचे आएगा 10 टू द पावर -14, उसको ऊपर ले जाएंगे तो वो हो जाएगा 10 टू द पावर +14. एंड इसको अगर हम कैलकुलेट करें, सो ये जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 3.99 इंटू 10 टू द पावर 18. ओके, एंड ये वैल्यू अगर हम देखें, सो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 4. सो 4 इंटू 10 टू द पावर +18 इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गिवन सैंपल. सो ऑप्शंस अगर हम देखें, सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. सो ये था आपका 5 सितंबर को मॉर्निंग सेशन में जो पेपर हुआ था उसका फिजिक्स का सेक्शन. अभी इसमें जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस किया जाएगा. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी.